सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर को भी हम इसके पार्ट वाइज से ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है, उसमें हम कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं जो मोशन से रिलेटेड होता है। तो उन टर्म्स में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये टर्म आता है। अब ये दोनों चीज़ में आपको कैसे किसी भी क्वांटिटी को आप क्लासीफाई कर सकते हैं वो जानिए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि कोई जो नंबर होता है, जैसे कि आप मास ले लीजिए, मास, किसी एक चीज़ का मास, जैसे कि अगर इसका मास अगर हम लें 10 ग्राम्स है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो वैल्यू है, इसे वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो इसमें आप देख सकते हैं मास में कि यहाँ पे सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड मिल जाता है, यानी कि वैल्यू कितना है। तो वैल्यू 10 है और फिर आपको पीछे एक यूनिट देखने को मिल जाता है, एक यूनिट। तो ये दो चीज़ रिक्वायर होती है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरी यूनिट। इसमें आपको डायरेक्शन नहीं पूछते हैं। जो स्केलर और वेक्टर है उसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो डायरेक्शन का होता है। तो इसमें आपको डायरेक्शन नहीं पूछते हैं। सबसे पहले क्या पूछते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना है और दूसरा कौन सा यूनिट है। तो ये जो दो चीज़ हैं इस पे हम इसे स्केलर को क्लासीफाई करते हैं। इसके बारे में और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। इसमें जो आप एग्जांपल लेंगे स्केलर क्वांटिटीज में वो होता है मास, लेंथ, टाइम, फिर आप टेम्परेचर ले सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं, प्रेशर ले सकते हैं। तो ये जो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप एग्जांपल अपने नोटबुक में या फिर कहीं पे आप लिख लीजिए, क्योंकि इसके बेस पे एक क्वेश्चन आया था जो लास्ट ईयर का पेपर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क के लिए शायद आया था और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो ये सब जो है वो आते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ में। ये जो है ये स्केलर है। स्केलर में आपको क्या क्या दो चीज़ की ज़रूरत होती है, दो पैरामीटर उसमें यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एक तो कौन से यूनिट, क्या यूनिट है। जैसे अगर आप मास का लें तो मैंने यहाँ पे ग्राम लिखा है, केजी लिख सकते हैं। लेंथ का मीटर सेंटीमीटर, टाइम का आप लिख सकते हैं सेकंड मिनट आवर, टेम्परेचर का आप लिख सकते हैं केल्विन फ़ारेनहाइट, डिस्टेंस का आप लिख सकते हैं मीटर किलोमीटर, डिस्टेंस लेंथ एक ही चीज़ होती है। फिर स्पीड का आप लिख सकते हैं एम अपॉन एस या फिर सेंटीमीटर अपॉन एस। तो ऐसे अलग अलग जो चीज़ें हैं ये सब से स्केलर बनता है। वापस बोल देता हूँ, स्केलर में आपको दो चीज़ चाहिए होता है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा जो चाहिए होता है वो होता है यूनिट। स्केलर में एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, वो होता है पाई का। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा पाई यूज होता है। क्या वैल्यू होता है उसका? 22/7 या फिर 3.141 और आगे जाता रहता है। तो ये होता है पाई का वैल्यू। तो इसमें आप पाई जो है उसको भी हम स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि ये एक प्योर नंबर होता है। ये क्या होता है? एक प्योर नंबर। इसमें नो यूनिट्स, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। और ये भी एक क्वांटिटी है। पाई एक क्वांटिटी है जिसकी मदद से आप न्यूमेरिकल फाइंड आउट करते हैं। तो इतना हो गया हमारा स्केलर के बारे में बात। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो होगी वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। स्केलर के बारे में बात की तो स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है। दीज आर फिजिकल
quantities measured with the help of, किसके मदद से हम मेजर करते हैं? दो चीज, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड होता है उसका वैल्यू। फिजिक्स में आप इसे मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, आप ये से अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसमें अगर स्केलर में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर या फिर आप एक्सप्रेस करते हैं, आप इसे लिखते हैं इस फॉर्म में मैग्नीट्यूड और यूनिट के हेल्प से, तो वो हो जाता है स्केलर। मेजर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, और एक्सप्रेस करते हैं आप इसे यूजिंग ये दो चीज़ें, तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बारे में बाद हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो वेक्टर क्वांटिटी को एक चीज ज्यादा चाहिए होता है। वेक्टर क्वांटिटीज में आप एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले इसके पैरामीटर्स ले लेते हैं। तो जैसे इसमें हमें 3 पैरामीटर्स चाहिए थे, 2 पैरामीटर्स थे, इसमें 3 पैरामीटर्स है। अब ये 3 पैरामीटर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो इसमें भी इनको एक मैग्नीट्यूड चाहिए, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के बिना तो हो नहीं सकता। उसके बाद यूनिट नेसेसरी है। जो एक्स्ट्रा चीज आता है इसमें, ये होता है डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब किस दिशा में, किस ओर। जैसे कि मैं इसमें अभी डिस्टेंस लिखा हूँ, नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में हम लिखते हैं जैसे कि 30 डिग्री टूवर्ड 30 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। तो 30 और मीटर, 30 मीटर जो है वो तो आप स्केलर क्वांटिटी में भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट वहाँ पे भी है, लेकिन जो हम लिख रहे हैं नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ, वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है जो सिर्फ वेक्टर में होता है। ठीक है, तो ऐसे इसका एक एग्जांपल था। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सेलरेशन। ये सारे टॉपिक्स ही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। उसके बाद अगर आपको और एग्जांपल लेना है तो आप मोमेंटम ले सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। और बाकी एग्जांपल आपके बुक में, आप वहाँ से कोई भी 4 या 5 एग्जांपल अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा देखते देखते, तो उसे अच्छे से एग्जाम में आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसे याद कर लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्या होता है? उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें टू एक्सप्रेस वेक्टर क्वांटिटीज वी यूज मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो होता है रेस्ट एंड मोशन। बहुत आप अच्छे से इस टॉपिक से फेमिलियर होंगे क्योंकि ये पहले भी आपने कर चुका है, बस इसमें एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। क्या बात करेंगे हम अभी? रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो रेस्ट एंड मोशन में अब कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने, तो मैं रेस्ट पोजीशन में हूँ या मोशन में हूँ? आप देखेंगे, आप उस साइड बैठ के आप इसे नोट डाउन कर रहे हैं, आप इसे पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए क्या है कि आप एक जगह पे बैठे हुए और मैं हिल रहा हूँ, यानी कि मैं मोशन में हूँ। तो कैसे पता चला मैं मोशन में हूँ? ये बोर्ड है, ये स्टेशनरी है, ये जो सब लिखा हुआ है ये स्टेशनरी है, डस्टर स्टेशनरी है। कौन मूव कर रहा है? मैं मूव कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, रेस्ट में हूँ कि मोशन में हूँ। इसके बाद आप अगर देखेंगे ट्रेन में, अगर आप ट्रेन में देखेंगे तो आपको क्या लगेगा?
कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, जब यू आर इनसाइड अ ट्रेन, सो व्हाट विल यू सी कि यू आर इन रेस्ट, सो माई सेल्फ इन रेस्ट। और जो बाहर लोग जा रहे हैं वो कुछ में होंगे, आउटसाइड पीपल, दे विल बी इन मोशन। क्यों? क्योंकि मैं बैठा हूँ, मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ रेस्ट में। लेकिन जो बाहर लोग हैं उनके हिसाब से मैं मोशन में होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी ट्रेन चल रही है, तो इसलिए मैं बैठा हूँ लेकिन मेरी ट्रेन तो चल रही है ना, तो इसलिए मैं मोशन में आ जाऊँगा। और उनके हिसाब से वो बाहर बैठ के मुझे ट्रेन में देख रहे हैं तो वो रेस्ट में आ जाएंगे। तो अगर आपको इसे डिस्टिंग्विश करना है तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है? आपके बुक में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, एकदम अच्छे से आपको याद कर लेना है। तो व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और motion with respect to its immediate surrounding। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी आदमी के बारे में पता करना है कि वो रेस्ट में, मोशन में, तो आप क्या दिखते हैं? उसका इमीडिएट सराउंडिंग, उसकी आसपास वाली चीज़ों से उसे कंपेयर करते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। इफ़ द बॉडी चेंजेस इज पोजिशन, अब मोशन की बात करते हैं, पर्टिकुलरली अब हम मोशन की बात करते हैं। सो इफ बॉडी चेंजेस पोजिशन with respect to immediate surrounding, मैं मोशन में कब हूँ? जब मैं अपना जो पोजीशन है, यानी कि मैं इस साइड से अगर इस साइड आ गया या फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो मेरा ये जो इमीडिएट सराउंडिंग है, इमीडिएट सराउंडिंग में क्या आता है? बोर्ड आता है, डस्टर आता है और ये अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो इनके हिसाब से मैं मूव कर रहा हूँ। तो आपको पता चला कि मैं मोशन में हूँ। आपको पता कब चलेगा कि मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ? इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, तो मैं आ जाऊंगा स्टेट ऑफ रेस्ट पे। इतना छोटा सा ही टॉपिक था, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो आपके बुक में स्टेटमेंट दिया है, तो उसे अच्छे से आप समझ के याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं चैप्टर के हेडिंग पे। चैप्टर का हेडिंग क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कब बोल सकते हैं कि वो वन डायमेंशनल मोशन में है? वन डायमेंशनल मोशन। अब कैसे बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन पे है? तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कार ले लेता हूँ, ये मेरी कार है और मेरी कार इस तरफ जा रही है, ये एक स्ट्रेट रोड है। तो इसमें आप देखेंगे कि मेरी जो कार है, द कार इज फॉलोइंग अ स्ट्रेट पाथ। द कार इज फॉलोइंग अ स्ट्रेट पाथ मतलब ये कभी डेविएट नहीं हो रहा है, ये लेफ्ट राइट नहीं जा रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो इसे हम बोल सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन। जब ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो हम इसे बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट्स मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल। एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, उसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक यहाँ पे
बो है, बो यानी तीर। तो ये मेरा तीर है, ये मैंने मारा और ये इस डायरेक्शन में आगे आगे बढ़ के यहाँ पे मैंने रखा था, यहाँ पे आके लग गया, स्ट्रेट डायरेक्शन में है। तो आपको पूछा जाएगा ये बो का मोशन क्या है, तो बोलेंगे ये वन डायमेंशनल मोशन में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब हम बात करते हैं वापस अपने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ये सारा एक बैकग्राउंड था आपके चैप्टर के लिए। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आप बोलेंगे डिस्टेंस भी मीटर में, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में, दोनों लेंथ होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है। जो डिस्टेंस होता है वो होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका स्कूल का ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका स्कूल का ग्राउंड है। अब क्या होता है, यहाँ पे आपके स्कूल के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं और आप यहाँ पे खेल रहे हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्रिकेट का नेट है, यहाँ पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी आपका लेक्चर ख़त्म हुआ, तो आपको सर बोलेंगे आप यहाँ से अपने क्लास में जाओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ से चलते चलते यहाँ से घूम के फिर यहाँ जाओगे। तो आपने ये पाथ फॉलो किया, ये पाथ आपने फॉलो किया अपने क्लास, अपने स्कूल के अंदर जाने के लिए। तो ये आपने डिस्टेंस कवर किया। जैसे मान लेते हैं ये 5 मीटर आपने यहाँ पे कवर किया और 5 मीटर यहाँ पे, तो ये हो गया आपके द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या फिर आप लिख सकते हैं फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। आप यहाँ पे हैं, ये आपका इनिशियल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, स्टेयरकेस से लेके आपके क्रिकेट के नेट तक, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको कितना आएगा, अराउंड 3 मीटर आएगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो उसमें कैसा होता है कि अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आप 2 रास्ते यूज़ कर सकते हैं, या तो ऐसे लंबा घूम के जाएंगे या तो ऐसे स्ट्रेट जा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं, ऐसे स्ट्रेट, तो आपका डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 3 मीटर। क्यों, क्योंकि वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, ये 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ये आपने 5 मीटर यहाँ पे किया, 5 मीटर यहाँ पे किया, तो टोटल 10 मीटर। तो इस सिनेरियो में आपका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 10 मीटर, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा 3 मीटर। एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में सबसे मेजर डिफरेंस कहाँ पे आता है, जो डिस्टेंस होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ, मैं यहाँ से लेके यहाँ आके फिर यहाँ आया, ऐसे एक ट्रायंगल शेप में मैंने यहाँ पे थोड़ा आगे आया फिर पीछे आया, पर मेरा काम क्या था, मैंने यहाँ पे समझिए 1 फीट यहाँ पे, 1 फीट से 1 फीट इस तरफ आने में कैमरा के पास तक, और फिर 1 फीट दूर आने में, तो मैंने 2 फीट कवर किया। लेकिन वही काम मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट आने के लिए ऐसे स्ट्रेट करता, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस होता है। इसके बाद हम पहले बात, और दोनों की जो क्वांटिटी में मेजर होता है, मैंने पहले ही बताया ये दोनों लेंथ है। तो लेंथ किस में मेजर होता है, मीटर में इन SI यूनिट्स, मीटर में दोनों मेजर होगा। इसका आप सिंबल देखिए, डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी S से रिप्रेजेंट करते हैं।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है, वो वेक्टर क्वांटिटी, क्या, डायरेक्शन। तो इसके ऊपर एक एरो आ जाता है जो हमेशा राइट की तरफ पॉइंट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक एरो आता है जो हमेशा राइट की तरफ हेड करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका जो डिस्टेंस है वो 10 है, ये एक मैं सिचुएशन ले रहा हूँ, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो 10 भी हो सकता है या तो लेस देन 10 भी हो सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। जैसे हमने ग्राउंड वाले एग्जांपल में लिया था कि आपने डिस्टेंस कैसे कवर किया, एल शेप में 10, और डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेज होता है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा छोटा होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, but displacement is always smaller than distance। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल दिया था। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं कि एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपका डिस्टेंस जो है वो कुछ वैल्यू हो, जैसे 10, 12 ऐसे कुछ वैल्यू हो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। कब 0 हो सकता है, व्हेन जो डिस्टेंस है आपका वो नॉन जीरो हो, इज नॉन जीरो। तो ऐसा सिचुएशन आपके सामने कब आता है, व्हेन वी आर वॉकिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। जब आप इस सर्कुलर ट्रैक में वॉक कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट ए से वॉकिंग स्टार्ट किया, ये आप सर्कल का जो सरकमफरेंस है वो मान लीजिए 20 मीटर है। मैं यहाँ से गया, घूम के यहाँ पे आ गया वापस। सो व्हाट इज माय डिस्टेंस कवर्ड, तो the distance covered by me or representing it by s is equal to 20 meter, whereas what will be my displacement, what is displacement, it is the shortest distance between initial and final position, initial position a, final position a। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इनिशियल पोजीशन में पूरा घूम के आया और वापस यहीं पे हूँ, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग तो मैं चला ही नहीं हूँ, तो इसलिए जो मेरा डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एस एंड अ एरो फेसिंग टूवर्ड्स राइट साइड इज 0 मीटर। क्यों, क्योंकि मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं भले घूम के आया, लेकिन वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल फाइनल। मैं इनिशियली यहीं पे था, घूम के आके फाइनल यहीं पे रुका। सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। आपको इस बेसिस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये पॉइंट मिस आउट नहीं कीजिएगा। जो सेकंड पॉइंट है इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। इन फ्यू सिचुएशन द डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव वेयर द डिस्टेंस रिमेन इन पॉजिटिव। ऐसे भी एक सिचुएशन के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस इज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। जैसे आप यहाँ पे ये ग्राफ के मेजर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4, यहाँ पे नेगेटिव होता है
ये आगे आपका जो पार्ट बी है वो इसी पे बेस्ड है, तो उसमें हम इसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ से, ये ओरिजिन है, यहाँ से मैं वॉकिंग स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे 3 डिजिट आगे वॉकिंग किया, यानी कि आप मान लीजिए मैं 3 मीटर आगे चल के गया। आगे चल के जाने के बाद मैं वापस पीछे आता हूँ, और पीछे आके मैं -2 तक जाता हूँ। तो इस केस में मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 3 + 2 विच इज़ 5 मीटर। बट वॉट विल बी माई डिस्प्लेसमेंट, मैं पहले +3 जा रहा हूँ, फिर -2 हो रहा हूँ। चलिए ये थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, -4 तक ले लेते हैं, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। सो -4, सो आंसर वुड बी, या आंसर वुड बी -1। कैसे, मैं 3 मीटर आगे गया और वापस आते समय मैं ये 3 मीटर तो पीछे आया ही, मतलब यहाँ पे मेरा 0 और यहाँ पे और -4 आया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को आप अच्छे से देखिए। मेरा डिस्प्लेसमेंट है, मैं पहले 3 मीटर आगे गया, फिर 3 मीटर वापस आया और उसमें से 4 मीटर और पहले आ गया। सो इट वुड बी 0 - 4 विच इज़ -4। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा है। तो ये कुछ सिचुएशन थे, इसमें आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक डिफरेंस का टेबल दिया है आपके बुक में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो टेबल। एकदम अच्छे से आप उसे याद कर लीजिए। सारे टॉपिक जो मैंने अभी डिस्कस किए वो एक टेबुलर फॉर्म में उसे समराइज कर दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, बहुत बार आपने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में सुना होगा। तो स्पीड क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो ये होता है आपका स्पीड। स्पीड क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। चेंज हो रहा है डिस्टेंस, लेकिन किसके साथ, विथ रेफरेंस टू व्हाट, विथ टाइम। टाइम के साथ आपका डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है इज नोन एज स्पीड। तो इसका आप ये स्टेटमेंट रीड करके समझ गए होंगे। जहाँ पे मोस्टली रेट आता है ना, वहाँ पे आप समझिए डिवाइड होता है। तो डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय एस डिवाइडेड बाय टाइम रिप्रेजेंटेड बाय टी। So let us derive the form, find the symbol or find the what would be the unit of speed. ये हमने किया भी है फन सी पार्ट में, जो फन 1C पार्ट था उसमें। तो डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर, स्पीड टाइम मेजर्ड इन सेकेंड, m/s। अगर आप s ऊपर लेते हैं तो हो जाएगा m/s-1। Similarly, if we talk about in CGS unit, so centimeter upon second which is equal to centimeter upon second or centimeter second -1. तो speed is the rate of change of distance with time. अब speed में कुछ points होते हैं, points के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड, when is a body called to be moving with a uniform speed? When it covers equal distance in equal interval of time. Let's take an example.
तो आपकी बॉडी है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में काम कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि आपकी जो भी बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज मेरे पास एक कार है, ये कार है, तो ये कार जो है वो हर 1 सेकंड के बाद 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। जैसे 1 सेकंड के बाद 1 मीटर, 2 सेकंड के बाद, यानी जो सेकंड होता है 1 + 1 2, उसमें 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर। तो इसी तरह कंटिन्यू होते जाता है। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो कार है मेरी वो सेम टाइम इंटरवल ले लेते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड। लेकिन इसमें जो डिस्टेंस कवर्ड है, इसमें आप देख सकते हैं हर 1 सेकेंड के बाद 1 मीटर आगे बढ़ रही है। इसमें जैसे मेरी गाड़ी पहले सेकेंड में 2 मीटर आगे बढ़ी, सेकेंड वाले में 1 मीटर, थर्ड वाले में 4 मीटर। तो इसमें जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, 1-1 मीटर नहीं, जैसे पहले वाले में हमने 2 मीटर कवर कर लिया, उसके बाद 1, उसके बाद हम ले लेते हैं 4। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो ये स्पीड हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। इसमें आप स्पीडोमीटर याद रखिए, स्पीडोमीटर। इसमें क्या होता है कि जैसे वो कार ले लेते हैं, वही कार, वो कार जो है वो अपना स्पीड कभी यूनिफॉर्म में चल रही है, कभी नॉन यूनिफॉर्म में चल रही है, ठीक है। तो ये हमारी कार है, ये कभी यूनिफॉर्म स्पीड में आगे बढ़ रही है, कभी नॉन यूनिफॉर्म में। तो अगर मुझे एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसे कि गाड़ी चल रही है और यहाँ पे 4th सेकेंड है और ये सेकेंड की लाइन है पूरी, जैसे यहाँ पे 5th, यहाँ पे 6th, 7th, 8th, तो ये सेकेंड है। तो मुझे जो 4th सेकेंड है, सिर्फ उस 4th सेकेंड पे इसका स्पीड फाइंड आउट करना है। तो मैं उसे फाइंड आउट करूँगा इंस्टेंटेनियस स्पीड से एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी उसी सेकेंड पर। तो उसके लिए मैं स्पीडोमीटर यूज़ करूँगा। कार में आप देखेंगे जो स्टीयरिंग होता है उसके पीछे एक स्पीडोमीटर होता है, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे डिस्टेंस लिखा होता है, स्पीड लिखा होता है, और यहाँ पे एक ऐसे डायल होता है, एरो नहीं होता है, ऐसे डायल होता है। तो जब जैसे आप एक्सेलरेटर दबाएंगे ये डायल ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है। तो आप जैसे आप अभी एक्सेलरेटर प्रेस किया, आपको इंस्टेंट स्पीड फाइंड आउट करना है कि आपने एक्सेलरेटर प्रेस किया और स्पीड कितना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ तक जा रहा है, यानी कि 40 km/h की स्पीड है आपकी इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब उसके बाद स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको स्पीड में जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इसमें अगर आपको जैसे स्पीड दिया हुआ है या फिर आपको डिस्टेंस ढूंढना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। या फिर अगर आपको टाइम ढूंढना है तो टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो स्पीड है उसे रिप्रेजेंट कैसा किया जाता है, या तो u से या तो v से, स्पीड की रिप्रेजेंटेशन। डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस होता है s से, टाइम होता है t से। तो ये इनके, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कौन सा टॉपिक, वेलोसिटी। इसमें एक और चीज आता है जो होता है एवरेज स्पीड।
एवरेज ये कैसे फाइंड आउट होता है? जैसे आप कहीं लंबा घूमने गए अपने कार से, आप कहीं दूर जैसे 100-200 किलोमीटर दूर गए, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका जो गाड़ी था वो कौन सी स्पीड पे एवरेज चल रहा था, यानी थ्रू आउट द जर्नी आपका स्पीड कितना एवरेज होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल। जैसे कि मैं अपना कार यूज़ करता हूँ और उससे 300 किलोमीटर कवर करता हूँ 3 घंटे में, तो मेरे को फाइंड आउट करना है कि मेरी थ्रू आउट द जर्नी एवरेज लोकेशन क्या थी। जैसे ये इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो मेरे को एवरेज यानी पूरी जर्नी में जो एवरेज था, उसमें कभी मैं यूनिफॉर्म में भी हो सकता हूँ, कभी नॉन यूनिफॉर्म में भी, तो एवरेज आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप एवरेज देखेंगे तो ये आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर की मेरी एवरेज स्पीड थी। तो मेरी गाड़ी कहीं कहीं 100 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन ये एक एवरेज है। क्लास में भी आप देखेंगे तो मार्क्स का एवरेज निकाला जाता है। उसके बाद आते हैं वेलोसिटी पे। जितना डिफरेंस आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था, वही डिफरेंस होता है वेलोसिटी में और स्पीड में। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है इसमें हम डिस्टेंस यूज़ करते हैं, जो वेलोसिटी है उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड, हर सेकेंड पे, सेकेंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी क्या होता है कि जैसे डिस्टेंस, तो स्पीड में हम डिस्टेंस ले रहे थे, डिस्टेंस मैंने आपको बताया वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड है ना पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन यूज़ करते हैं, डिस्टेंस में हम डायरेक्शन यूज़ नहीं करते, इसलिए डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये इसका बेसिक आप जान गए। तो अगर हम इसे स्पीड में हमने कैसे डिस्क्राइब किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर विद टाइम। तो इसको हम वेलोसिटी को अगर एक और वे से आपको इसे डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। ठीक है, तो अगर हम इसे एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखें तो जो वेलोसिटी होता है उसका सिंबल होता है वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एस सेम था, वैसे स्पीड वेलोसिटी का वी सेम होता है, लेकिन क्या अलग होता है? एरो हो जाता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट साइड। तो अब हम इसे फॉर्मूला में ले लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है? सेम डिस्प्लेसमेंट एरो के साथ अपॉन टाइम सेकेंड। बाकी सारी चीज़ सेम होते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड विच इज़ एम एस -1 और m/s। CGS में हो जाएगा सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड विच इज़ -1। ओके, इसमें भी आपको सारी चीज़ देखने मिल जाएंगे, जो होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात करते हैं अब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है? इफ सेम होता है, स्पीड में क्या होता है? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
वेलोसिटी में भी उतना स्टेटमेंट जो होता है वो सेम होता है, उसके बाद सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होती है, क्या? इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो लिखता हूँ मैं, वेलोसिटी इट इज अ डिस्टेंस या फिर इक्वल, इट इज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड in equal interval of time in a particular direction। ठीक है, तो यही होता है, बस इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है। तो अगर हम इसके अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो आप सोच सकते होंगे क्या क्या हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें दो सिचुएशन हो सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। फर्स्ट, व्हेन इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और जिसकी वजह से वेलोसिटी है क्या, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जो सेकेंड चीज होता है वो होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टी ले लिया, ठीक है। अब इसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन कहाँ चेंज हो जाता है, नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में नहीं, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होते जाएगा, नॉट इन अ यूनिफॉर्म डायरेक्शन। दोनों सिचुएशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात, जब मेरी कार है, वापस वही कार आ जाते हैं, तो जो मेरी ये कार है ये सीधी लाइन में चल रही है, वन डायमेंशनल मोशन फॉलो कर रही है और आगे जा रही है, लेकिन ये हर एक सेकंड के बाद जब मैं इसका स्पीड नोट कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि एक बार ये 2 मीटर कवर कर रहा है एक सेकंड के गैप में, कभी 1 मीटर कवर कर रहा है, लेकिन जा कैसे रहा है, स्ट्रेट। तो क्या अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो इक्वल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और सेकंड सिचुएशन आता है जब मेरा ये जो कार है वो स्ट्रेट नहीं चल रहा है बल्कि जिगजैग चल रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी यहाँ से टर्न लेके ऐसे, फिर यहाँ ऐसे से, हार्ट रेट लग रहा है, हार्ट रेट ऐसे से। इसमें क्या होता है, व्हेन इट कवर इक्वल डिस्टेंस, अगर आप देखेंगे तो हर एक सेकंड के बाद जब मैं इसे नोट कर रहा हूँ तो 1 मीटर डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। टाइम भी मैंने ले लिया है फिक्स सेकंड में, लेकिन नॉट इन अ यूनिफॉर्म डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देख सकते हैं, ये यूनिफॉर्म डायरेक्शन आपको लग रहा है नहीं, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। और उसके बाद जो वेलोसिटी में एक और चीज़ आता है वो होता है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही चीज़ का नाम है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद सेम क्या आता है, इंस्टेंटेनियस। तो उस वेलोसिटी में क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आप फाइंड आउट करते हैं, सेम होता है उसमें फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी
फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी। आप देखेंगे तो इनमें हर एक पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप इससे अच्छे से गो थ्रू कीजिए ताकि आप मिस आउट नहीं करें कहीं पे। तो अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज स्पीड में हमने क्या लिया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कभी भी टोटल नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसमें भी आपको आपके बुक में दिया गया होगा एक डिफरेंशिएट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको वो याद कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन की। जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन में हम वेलोसिटी ही यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक्सेलरेशन में होता क्या है। एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी में हमने क्या लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन को हम हमेशा ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, m अपॉन एस माइनस 1 डिवाइडेड बाय विद टाइम, तो वापस एस। तो आप इसमें देखेंगे दो बार टाइम से कंपेयर हो रहा है, तो ये जो दोनों टाइम है ये ऊपर चले जाएगा। ये मैंने मीटर और सेकंड लिया है, तो ये हो जाएगा एम एस, दोनों आ जाएगा एक साथ, तो -2। और अगर आप सेंटीमीटर में लेंगे तो एस एम एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1 विच इज इक्वल टू सेंटीमीटर और सेकेंड -2। इसमें आप मेजर कर सकते हैं एक्सेलरेशन। इसमें आप पीछे किलोमीटर पर आवर भी कर सकते हैं, ये सेकंड में मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू में लिया है। तो इसे मेजर कैसे किया जाता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन में सबसे पहले एक v लिया जाता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t होता है टाइम, और a एक्सेलरेशन। तो अब हमें कभी भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करके, v माइनस यू, और उसे हम डिवाइड कर देते हैं टाइम t के साथ। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो चेंज कैसे पता चलेगा, जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बस इसका फॉर्मूला था, मैंने आपको बता दिया। अब ये कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर या वेक्टर। देखिए इसमें वेलोसिटी यूज हो रहा है, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इसमें भी अगर आप एरो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा। एक एक्सेलरेशन का भाई आता है, जो एक्सेलरेशन है सेम फॉर्मूला होता है, बस एक्सेलरेशन के लास्ट में उसको चेंज कर देते हैं। ये एक्सेलरेशन अच्छा भाई है, इसका एक भाई है रिटार्डेशन।
आपको बता देता हूँ रिटार्डेशन में क्या होता है। रिटार्डेशन इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मेरी कार जो है वो यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी और मैंने ब्रेक लगाया। ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u। एक सिचुएशन दे रहा हूँ, मैंने ब्रेक लगाया, मेरी कार आ गई 0 किलोमीटर पर आवर पे। ये मेरा v हो जाएगा फाइनल। इसके लिए टाइम मुझे लगा 5 सेकेंड। तो फॉर्मूला में डाल देंगे v माइनस यू अपॉन टी। फॉर्मूला पहले लिख देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इन फाइनल तो 0 है, माइनस 50 अपॉन टी। टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो इट विल बी माइनस 50 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये है मेरा एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन क्या होता है, इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन मिला लेकिन ये कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। तो मेरा जो ए है वो क्या आया, -10। तो इसमें देखेंगे r इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, और ए मेरा कितना है, -10, तो माइनस ऑफ -10 किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरा रिटार्डेशन हो जाता है। व्हाट इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भाई है, सब सेम होता है, बस ये एक चीज़ याद रख लेना। ये आपको अपने जो सम है उसको सॉल्व करने के बाद इसे डालना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद भी इसमें आ जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज एक्सेलरेशन। टॉपिक सेम है, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैंने आपको जो पॉइंट बताया वो याद करना इंपॉर्टेंट है, और जो डिफरेंस का टेबल दिया है, ये 2 चीज़ के अलावा आपको कुछ याद करना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, व्हेन देयर इज कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी। मतलब जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। जैसे कि वापस हमारी कार आ गई, थोड़ी न्यू कार है, तो ये कार आ गई, तो इसमें इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी। तो उसके बाद जो मेरी कार है वो ऐसे आगे बढ़ रही है, टाइम हमारा सेम 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड का इंटरवल है, लेकिन इसकी वेलोसिटी है वो यहाँ पे है 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी हर 1 सेकेंड के बाद ये बढ़ते जा रहा है। पहले सेकेंड पे ये था 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड पे 2 हो गया, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट हुआ है, आगे बढ़ा है, तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई आपको एक सिचुएशन दे दे जिसमें यहाँ पे लिखा होगा कि हर 1 सेकेंड के बाद ये 1 एम पर सेकेंड स्पीड पे ही है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं आएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, तब बॉडी आ जाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। इसके बाद एक्सेलरेशन से जुड़ा एक और पॉइंट आ जाता है, क्या होगा वो, वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। इसमें अब क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल, कभी एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा है, कभी एक्सेलरेशन कम हो रहा है, ऐसा सिचुएशन आता है, तो हम उसे बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। वो कब होता है, जब आपका वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसके बाद ये तो 2 ही टाइप थे, इसमें कुछ इंस्टेंट या एवरेज नहीं होता है। इसमें एक और चीज़ होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या होता है, अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो जिस फोर्स से वो किसी बॉडी को, जैसे ये बॉल है मेरा, क्रिकेट खेल रहा कोई, तो बॉल ऐसे ऊपर गया, ये अर्थ का सरफेस है, तो इसे बॉडी पुल करे, इसे अर्थ है वो अपनी तरफ पुल करेगा, कहाँ पे पुल करेगा, सेंटर की तरफ अपने। तो जो ये पुल होता है वो होता है पुल ऑफ ग्रेविटी, तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, यानी कि आपका बॉल किसी स्पीड से ऊपर गया, तो जब वापस आता है तो उसका जो अर्थ जो अपने ग्रेविटी से खींचता है तो उसका स्पीड इंक्रीज होता है, वो बॉल एक्सेलरेट करता है, उसका वेलोसिटी चेंज होता है, ऊपर जा रहा है, नीचे आते समय स्पीड से नीचे आता है, तो हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हमने आप लिख भी सकते हैं 9.8, जो आप हमेशा लिखेंगे 9.8, या आप आगे कभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको यूज़ आएगा, या फिर आपको उसमें लिख के दिया रहता है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ क्या करता है, पुल अप्लाई करता है जिससे सब चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो बस आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का 2D पार्ट करेंगे, तो इसमें अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसके बेस पे शायद कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सॉल्व कर लेना, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इसमें जो टेबल दिया गया है वो याद करिए, और जितना मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो बस हो जाएगा आपका इतना पढ़ के। बहुत इजी है ये चैप्टर, और इसमें आपको पार्ट सी में ओमिशन है, मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगा। थैंक यू, जय हिंद।